नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने इंडिया और वर्ल्ड को पोलियो में बहुत मदद की, इंडिया को पोलियो मुक्त बनाया, पर यह अपने इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दे पाई। हम इस एनालिसिस में समझेंगे कि इस कंपनी के साथ ऐसा क्या गलत हो गया कि इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी इस कंपनी के इन्वेस्टर को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा अब हम देखेंगे क्या अब इस कंपनी में कुछ आसार हैं कि अब ये शायद टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सालों से लोगों को उम्मीद है कि ये टर्न अराउंड हो जाएगी, क्योंकि कंपनी में काबिलियत तो बहुत है पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिल रहा। हमें इस कंपनी को डिटेल में समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या अब इसमें टर्न अराउंड हो सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा हिस्ट्री बताऊं मैं, तो ये कंपनी 1984 में शुरू हुई थी। कंपनी का नाम हुआ करता था पैनाकिया ड्रग लिमिटेड। इस कंपनी के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर अभी भी इसके चेयरमैन हैं। अगर आप देखेंगे सेकेंड और थर्ड जनरेशन फैमिली मेंबर्स चला रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का नाम कब बदल गया, तो कंपनी का नाम अगर आज के टाइम पे देखेंगे आप, पैनाकिया बायोटेक लिमिटेड है। तो कंपनी पैनाकिया ड्रग और रेडिकुरा मर्ज हुए थे, जिसके बाद इनका नाम बदल दिया गया था और कंपनी का नाम रख दिया गया था पैनाकिया बायोटेक लिमिटेड। इसके नाम से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये कंपनी बायोटेक्नोलॉजी स्पेस में काम करती है। कंपनी अगर आप देखेंगे आईपीओ इसका 1995 में ही आ गया था, तो कंपनी बहुत पहले 1995 में ही लिस्ट हो गई थी। कंपनी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कंपनी ने वैक्सीन में एंट्री की, वैक्सीन में भी इन्होंने काफी अच्छे, जैसा मैंने बताया आपको, पोलियो में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। पर कंपनी में स्पीड ब्रेकर लग गया 2011 में। ऐसा क्या हो गया 2011 में दोस्तों? तो अगर आप देखेंगे WHO ने देखा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सही नहीं थी, तो इन्होंने इनकी दो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और पेंटावैलेंट वैक्सीन को डिलिस्ट कर दिया। इससे कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। आप समझिए एक कंपनी जो वैक्सीन बनाती है या बायोसिमिलर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाती है, वो काफी ज्यादा खर्चा करती है R&D में। उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च करे और उसको वो प्रोडक्ट बैन हो जाए, तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि ये कंपनी, अगर आप वैक्सीन देखेंगे, इंडिया और बाकी कंट्रीज में WHO के पार्टनरशिप के थ्रू सेल कर रहे थे, तो इनके लिए काफी बैड न्यूज था वो। और उसके बाद कंपनी लॉसेस में चली गई और रिकवर नहीं कर पाई आज तक। आज भी देखेंगे आप दोस्तों, ये कंपनी तो लॉस मेकिंग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो टैक्सेस रिलेटेड भी कंपनी के इश्यूज हुए थे, तो इन पे केस चला था। वो केस हालांकि ये बाद में जीत गए, पर इन्हें टैक्सेस का भी जो इश्यूज था उसे भी रिजॉल्व करने के लिए टैक्सेस भरने पड़े। तो कंपनी के लिए काफी कुछ बुरे चीजें हुई है लास्ट काफी ईयर्स में। पर रिसेंटली कंपनी काफी ज्यादा न्यूज में रही है दोस्तों, क्योंकि ये स्पुतनिक की वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो अब लोगों को उम्मीद है कि कंपनी में काफी अच्छा टर्न अराउंड आ सकता है। पर मुझे लगता है कंपनी में और भी बहुत कुछ है जिसे हमें देखना चाहिए। उसके बाद हमें जज करना चाहिए कि क्या इस कंपनी में सच में टर्न अराउंड होगा या नहीं होगा, कितनी पॉसिबिलिटीज है। स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर राजेश जैन, जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। अगर आप इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ये PhD है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। इन्होंने अपना करियर अगर आप देखेंगे पिछले 35 साल पैनाकिया बायोटेक से जुड़े रहे हैं और कंपनी की बागडोर संभाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे मीडिया प्रेजेंस में भी अगर आप देखेंगे राजेश जैन ही आते हैं। और कंपनी अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी हाई है, 74% स्टेक है प्रमोटर का। तो कंपनी में फैमिली इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। एक अच्छी चीज़ होती है दोस्तों कि प्रमोटर स्टेक काफ़ी ज़्यादा हो, पर एक बुरी चीज़ मुझे लगती है कि अगर पूरी फैमिली अगर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, अच्छा नहीं होता हमारे लिए। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं कंपनी की अब कंडीशन क्या है। तो जैसा हमने देख लिया कि कंपनी मोस्टली वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है आज के टाइम में। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी में 2019 में इंडिया रिसर्जेंट फंड, जो कि आप जानते हैं कि बैक्ड है पिरामल ग्रुप से, उसने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी की हालत बहुत ख़राब थी, तो कंपनी ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया था, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसके तहत इन्होंने 144 मिलियन रेज किया था इंडिया रिसर्जेंट फंड से। जिसमें अगर आप देखेंगे काफ़ी फंड NCD, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, जो कि अगेन डेट होता है, वो रेस किया था। और उससे इन्होंने अपने जो लेंडर्स के लोन थे वो 65% पे क्लोज कर दिया था। लेंडर्स ने एग्री किया, तो उन्होंने कुछ हेयर कट लेके ये लोन क्लोज कर दिया। अब उसको नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा कुछ पैसे इन्हें वारंट्स के रूप में भी दिए हैं, और जिससे इन्होंने वारंट्स इशू किए हैं, जो कि अगर फुली डाइल्यूट करता है इंडिया रिसर्जेंट फंड, तो इसका 10% का मालिक बन जाएगा कंपनी का। ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है इंडिया रिसर्जेंट। और इंडिया रिसर्जेंट फंड आने के लिए इन्होंने कंपनी में क्या चेंजेस करा है वो भी मैं बताना चाहता हूँ आपको।
कि इंडिया रिसर्जेंट फंड ने जब एंट्री की तो इन्होंने देखा कि कंपनी नॉन कोर बिजनेस रियल एस्टेट में भी घुस चुकी थी, जो कि अच्छा नहीं था इसके लिए। तो इन्होंने कहा कि आप पहले तो उसे बिजनेस को कंबाइन करिए, सारी सब्सिडीज को जो रियल एस्टेट या दूसरे में हो, और उनको डीमर्ज कर दीजिए। तो वो अलग से डीमर्ज हो चुका है। बहुत अच्छी चीज़ है कि जो नॉन कोर बिजनेस है वो अब कंपनी से जुड़ा नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या अपडेट कराया कि आप अलग अलग यूनिट से फार्मास्यूटिकल मत कंट्रोल करिए, सारा फार्मास्यूटिकल जो प्रोसेस है वो एक सब्सिडरी में डाल दीजिए, पीबीपीएल, पेनेसिया बायोटेक फार्मा लिमिटेड। तो ये ट्रांसफर के साथ इससे क्या होगा कि फार्मा पे पूरी तरह से फोकस आ पाएगा और सिनर्जीज जो है अलग अलग प्रोडक्ट की वो मिलेंगी उसको। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो इन्होंने, अगर आपके टाइम पे देखेंगे तो पीबीपीएल इसकी एक सब्सिडरी है जो कि पूरी तरह से फार्मास्यूटिकल पे फोकस करती है, और दूसरा मेन कोर कंपनी वैक्सीन पे फोकस करती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। इसके अलावा बोर्ड मेंबर में भी कुछ फैमिली मेंबर्स हट गए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया रिसर्जेंट फंड ने भी बोर्ड मेंबर पे एक सीट ली है, और उम्मीद है कि कंपनी के प्रमोटर्स का भी मानना है कि इन्होंने इनसे फंड रेज क्यों किया, ताकि उनका जो टर्न अराउंड का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है खराब कंपनी में, जिनकी डेट की सिचुएशन खराब है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करके उसकी टर्न अराउंड कराते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे 2019 में हुआ, और उसके बाद ये इंटरेस्टिंग अपडेट्स इस कंपनी में हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस कंपनी को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टर्न अराउंड के लिए इंडिया रिसर्जेंट फंड आने के बाद। तो वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल है, और वैक्सीन के बारे में थोड़ा और आगे बात करें तो इनका जो पोर्टफोलियो है वैक्सीन में, उसमें फुली लिक्विड हेक्सावैलेंट वैक्सीन। हेक्सावैलेंट मतलब अगर ये एक वैक्सीन से आपको 6 बीमारियों से बचाया जा सकता है। इजी 6 वैक्सीन इसका नाम है, इसके बारे में थोड़ा आगे भी देखेंगे। इसके अलावा इजी 4 टीटी वैक्सीन है इनके पास, WHO प्री क्वालिफाइड पेंटावैलेंट वैक्सीन है। इसके अलावा बायोवैलेंट अगर आप देखेंगे पोलियो वैक्सीन है, जो कि इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम से रहा है। अगर आप देखेंगे वैक्सीन में भी इनका ज़्यादातर रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आया है, और इसमें पिछले 3 सालों में इजी 6 जब से लॉन्च किया है 2017 में, इन्होंने अपना मार्केट शेयर वैक्सीन में इम्प्रूव किया है, यहाँ अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने पहले बताया कि अपनी वैक्सीन WHO और यूनिसेफ पाहो जैसी एंटिटीज़ के थ्रू ये अपनी वैक्सीन बाकी कंट्रीज़ में ले जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इनके बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसीज है इन एंटिटीज़ पे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती। और इसके अलावा इन्होंने कोशिश की है कि ये थोड़ा डाइवर्सिफाई करके प्राइवेट मार्केट में एंटर करें टाइप्स के थ्रू, जो कि अच्छा इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस किसी ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है और वो ऑर्डर नहीं आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा कंपनी के अगर आप देखेंगे 16 कंट्रीज में इनका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, और कंपनी को उम्मीद है कि 16 कंट्रीज में इनका वैक्सीन रजिस्टर्ड है, कि 9 कंट्रीज में और भी ये एंटर कर जाएंगे। और कंपनी का मेजर फोकस रहता है कि वैसे इमर्जिंग मार्केट एंटर करें यहाँ जहाँ पे साइजेबल बर्थ कोहोर्ट हो, जो कि इनका मेजर टारगेट पॉपुलेशन है, जो कि बच्चों को ये वैक्सीन देते हैं। तो उसी एरिया में ये एंटर करना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट अब हुई है, जो जिसके बाद शेयर काफ़ी भागा भी था, कि ये स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है उसके 100 मिलियन डोसेज मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेंगे। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। अगर ये कोरोना के वेरिएशन चेंज होते हैं और वैक्सीन वापस से लगा, तो ये मीडियम टर्म भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी जरूर है, जिससे इस कंपनी के शायद बैलेंस शीट इंप्रूव हो सके। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे दोस्तों, शेयर इस साल काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, जैसा कि हमने देखा, ये दूसरा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में है। इसमें अगर आप देखेंगे ये इंडिया में भी, इसमें अगेन ये इंडिया में ही ज़्यादा सेल करते हैं, पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे 30 कंट्रीज में ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि इंक्लूड करता है यूएसए भी। आपको जैसे दोस्तों हमने बाकी फार्मा कंपनीज को कवर किया था, उसमें हमने इंडस्ट्री एनालिसिस में देखा था कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए यूरोप, यूएसए बहुत बड़े मार्केट है, वहाँ एंटर करना जरूरी होता है, क्योंकि वहीं आपको मार्जिन अच्छी मिलती है। अगर आप अपना प्रोडक्ट बस इंडिया में सेल कर रहे हैं तो आपके लिए मेजर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, स्पेशली अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, तो आप R&D में बहुत ज़्यादा पैसे डालते हैं, बहुत हाई गेस्टेशन पीरियड के बाद आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है, और उसके बाद इंडियन मार्केट में प्राइजेस कैप्ड होते हैं, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट बना नहीं पाते। तो आपका जो R&D एक्सपेंसेस है वो रिकवर करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप डेवलप नेशन में लॉन्च करते हैं, वहाँ आपको मार्जिन अच्छी मिलती है, तो आपके लिए जो पैसे इन्वेस्टमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ये कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम रहा है कि इन्होंने डेवलप मार्केट में इतना ज़्यादा अपना प्रोडक्ट सेल नहीं किया। हालांकि अब कंपनी कोशिश कर रही है, पर ये एक नेगेटिव रहा है कि इन्होंने बहुत लेट एंट्री की है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी रहा है कि कंपनी के डेट सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट हो गए थे इनके लिए, तो ये ज़्यादा कुछ फोकस नहीं कर पाए। पर अब हमें उम्मीद है इंडिया रिसर्जेंट फंड के आने के बाद इनकी पोजीशन इंप्रूव होगी। चलिए थोड़ा और आगे डिटेल में देखते हैं। तो इनका अगर आप देखेंगे इंडिया जो बिजनेस है उसमें किसमें फोकस करते हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, डायबिटीज़, पेन, कोल्ड कफ, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, इसके अलावा ऑन्कोलॉजी और ऑस्टियोपोरोसिस थेरेपीज़ में भी ये फोकस करते हैं। तो कंपनी के अगर आप देखेंगे 4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैं।
फार्मास्यूटिकल में, जिसमें अगर आप देखेंगे 2 सुपर स्पेशलिटी बिजनेस है, जिसमें अगर आप देखेंगे ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी जो कि किडनी ट्रांसप्लांट से डील करता है, और ऑन्कोट्रस्ट जो कि कैंसर के लिए है। इसके अलावा 2 एसबीयूज इनकी है, डायकार जो कि अगर आप देखेंगे डायबिटीज़ के लिए, और इसके प्रोकेयर है जो कि अगर आप देखेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज पे फोकस करता है, नॉर्मल कोल्ड से लेके डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम पे फोकस करता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, ये अगर आप देखेंगे दूसरी कंपनी जो आपको आइबुप्रोफेन वगैरह बनाती है, वो केमिकल जेनरिक है, वो नहीं बनाती है, ये बायोसिमिलर्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स डिजीजेस के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो अगर आपको मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में बताया है कि बायोसिमिलर क्या होते हैं, तो जैसे आपका पहले के प्रोडक्ट होते थे केमिकल बेस्ड होते थे, उनका जेनरिक होता था, केमिकल का जेनरिक होता, आपको कंपोनेंट कितना लगेगा पता है, इजी होता था बनाना। पर अभी जो नए नए मेडिसिन आ रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, और बायोलॉजिकल उन्हें कहते हैं। और बायोलॉजिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, उन्हें बनाना और उनका R&D वगैरह करना प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं, और उसका बायोसिमिलर बनाना भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ट्रायल्स करने पड़ते हैं, और बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, पैसे काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद ये अप्रूवल मिलता है। पर यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि आपको मार्जिन अच्छा मिलता है, और बायोसिमिलर का मार्केट काफ़ी ओपन अप हो रहा है, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज थी जिन्होंने इनोवेशन किए थे, उनके पेटेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं काफ़ी कुछ सालों से, तो इंडियन कंपनीज उनके बायोसिमिलर बना के लॉन्च कर रही है। पर इस कंपनी के लिए जैसा मैंने बताया, प्रॉब्लम ये रहा है कि ये बायोसिमिलर से इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, बाकी डेवलप नेशन में ज़्यादा लॉन्च करते तो इनकी मार्जिन अच्छी होती, पर दूसरे प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से ये लॉन्च नहीं कर पाया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए, और वीकनेस भी यही है इस कंपनी का। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो इनका वैक्सीन का फॉर्मुलेशन फैसिलिटी है बड्डी हिमाचल प्रदेश में, और ये WHO सर्टिफाइड है। 2011 में प्रॉब्लम हुआ था, पर अभी वो सॉर्टेड है। इसके अलावा अगर ड्रग सब्सटेंस और बायोसिमिलर की फैसिलिटी इनकी लालरू पंजाब में है। इसके अलावा एक और फॉर्मुलेशन फैसिलिटी है अगर आप देखेंगे बड्डी हिमाचल प्रदेश में, जो कि अगर आप देखेंगे USFDA और बड़ी बड़ी एजेंसी से अप्रूव्ड है, पर इस प्लांट पे USFDA ने 2020 में ऑब्जर्वेशन इश्यू कर दिया। अब इस प्लांट से ये कंपनी नए प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च कर पाएगी जब तक वो क्लोज नहीं होता। तो USFDA का आप जानते ही हैं दोस्तों, काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, और काफ़ी इंडियन कंपनीज को इससे प्रॉब्लम होता है, उन्हें नोटिस मिलते हैं। इस कंपनी के लिए भी मिला है। इस कंपनी के लिए ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये छोटी कंपनी है और इनका प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, और उसमें अगर इनको ऐसे USFDA के इश्यूज़ होते हैं तो, और जिनके बैलेंस शीट भी ख़राब है, तो इन पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ये कंपनीज उनसे ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती। तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस अच्छी है, पर ये यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स इतने सेल नहीं हो रहे और इनको नोटिस मिलते जा रही हैं। तो इसके लिए भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें की हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पर अंडर यूटिलाइज्ड है। कंपनी क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, तो R&D अच्छा होना ज़रूरी है, और मुझे लगता है इस कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। और अगर इनका R&D का फोकस एरिया देखेंगे तो न्यू केमिकल एंटिटीज़, न्यू बायोलॉजिकल एंटिटीज़, और अगर आप देखेंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम, न्यू ड्रग नॉवल पेप्टाइड्स, और अगर आप देखेंगे एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन पे फोकस रहेगा इनका। कंपनी की उम्मीदें हैं कि अगले 4 से 5 सालों में ये न्यू बायोलॉजिकल और केमिकल एंटिटीज़ डेवलप कर पाएंगे। हालांकि वैक्सीन में इनका प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा ऑलरेडी है, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इनका काफ़ी अच्छा है, इन्होंने काफ़ी इनोवेशन किए हैं। अगर आप देखेंगे इनमें साइंटिस्ट कितने काम करते हैं, तो 60 साइंटिस्ट काम करते हैं। इनके पास स्टेट ऑफ आर्ट R&D सेंटर्स हैं, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनका कोलैबोरेशन भी रहता है इंडिया, USA और जर्मनी जैसी कंपनीज़ के एकेडमिक कम्युनिटी के साथ, तो वो अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इतना R&D स्पेंड करने के बाद कंपनी को 1500 पेटेंट्स कंपनी ने फाइल की हैं 68 कंट्रीज़ में, और अगर आप देखेंगे इसमें 450 पेटेंट्स इनको ऑलरेडी मिला हुआ है, और जो कि इंडिया और दूसरी जैसे USA, जर्मनी, मेक्सिको, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ में है, तो इनको ऑलरेडी पेटेंट्स मिला हुआ है। काफ़ी जगह इनको अप्रूवल मिले हैं, तो ये कंपनीज वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करके अपना रेवेन्यू ज़रूर बढ़ा सकती है। थोड़ा पिछले FY20 का ये डेटा है, ये काफ़ी बदलता रहता है, इस पर ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता, पर FY20 में अगर आप देखेंगे ज़्यादातर रेवेन्यू इनका वैक्सीन से आया था। उसके बाद एंटी डायबिटिक, इसके पिछले साल अगर आप जाएंगे तो इनका ज़्यादातर रेवेन्यू एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट से आया करता था, वैक्सीन काफ़ी छोटा सेगमेंट था। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर्स काफ़ी बदल गए हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक से 770 मिलियन का रेवेन्यू आता है, विच 77 करोड़। पेन मैनेजमेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, हार्मोन्स और अदर्स का रेवेन्यू इन्होंने काफ़ी मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे एंटी डायबिटिक, वैक्सीन और एंटी न्यूप्लास्टिक, ये काफ़ी मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है इस कंपनी के लिए। EZ6 वैक्सीन जब से इन्होंने लॉन्च किया है, इनका वैक्सीन का मार्केट शेयर गेन हुआ है, और वैक्सीन का रेवेन्यू शेयर भी इनका ओवरऑल रेवेन्यू में गेन हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। वैक्सीन में इनका अच्छा प्रोग्रेस रहा है, पर फार्मास्यूटिकल में अभी भी इनके पास काफ़ी स्कोप है आगे बढ़ने का।
वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा और आगे बात करते हैं। इजी 6 जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है और इंडिया में तो लॉन्च हो ही चुका है। कंपनी का प्लान है कि और भी कंट्रीज़ में लॉन्च करें और रेवेन्यू इससे बढ़ाएं, क्योंकि अब ऑलरेडी ये चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डेंगुएली और न्यूकोवैक जो कि निमोनिया के लिए है वैक्सीन, और डेंगुएली और डेंगू के लिए है, तो इनके अगर आप देखेंगे तो डेंगुएली का फेज़ 2 कंप्लीट हो गया है, फेज़ 3 चालू है और न्यूकोवैक का फेज़ 2 ट्रायल चालू है। तो उम्मीद है कि ये भी अगर आप देखेंगे अगले 3 से 4 सालों में ये मार्केट में आ सकता है, जो जिससे कंपनी को अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है आगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे R&D काफ़ी अच्छा करते रहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल से कंपनी करती रहती है, जिससे कंपनी को आगे फ़ायदा हो। इजी 6 के बारे में अगर आप और देखेंगे तो वर्ल्ड की सबसे पहली फुली लिक्विड देखेंगे होलसेल पार्टिकल बेस्ड है। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इजी 6 का मतलब ये 6 डिजीज से बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी अगर उन्हें दिया गया, जिसमें अगर आप देखेंगे डिप्थेरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस भी है। और अगर आप देखेंगे ये जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी अलग है पहले जो अगर आप देखेंगे उससे, और इससे लेस पेन होता है, कंपनी का मानना है, टेंडरनेस भी है, और ये इसके अलावा अगर कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और 6 in 1 है तो आपको 6 एक सिंगल अगर आप देखेंगे डोजेस से आपको 6 डिजीज से बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इसका प्रोडक्शन और स्केल अप करने के लिए अगर आप देखेंगे इन्होंने सीरम जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ना जस्ट कि इंडिया, उनसे पार्टनरशिप की है। और उसका पार्टनरशिप की एक वजह भी रही है क्योंकि इसके लिए एक रॉ इंग्रेडिएंट है जो सीरम अपनी सब्सिडरी नेदरलैंड की सब्सिडरी से इन्हें प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया है। तो हालांकि R&D वगैरह सब कुछ इन्होंने किया, वैक्सीन मैन्युफैक्चर सीरम भी करके सेल कर सकता है। इसके अलावा डेंगुएली जो वैक्सीन है ये जो बना रहे हैं वो उम्मीद है कि 2024 में लॉन्च होगा, और उसका जो मार्केट देखेंगे 1.5 बिलियन का मार्केट है, तो मार्केट काफ़ी बड़ा है। और इसका अगर आप देखेंगे फेज़ 2 हो चुका है, फेज़ 3 चालू है, और ये 2 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ भी देखेंगे इस पे भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है कंपनी की। इसके अलावा निमोकोकल जो कि निमोनिया के लिए है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे फेज़ 2 चालू है, फेज़ 2 3 है, अगर कंपनी का टारगेट है 2023 तक अब कंप्लीट हो जाएगा, और अप्रूवल मिलने के चांसेस है एटलीस्ट इंडिया में 2023 थे। तो अगले अगर आप देखेंगे 2 से 3-4 सालों में कंपनी के लिए वैक्सीन में ऑलरेडी अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जिससे कंपनी के रेवेन्यू और इम्प्रूव होंगे। फार्मास्यूटिकल पोर्टफोलियो की अगर आप बात करें तो कंपनी के अगले 1-2 सालों में मेजर फोकस तो नीश जेनरिक का है, पर आगे R&D क्योंकि कर रहे हैं तो नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और न्यू केमिकल एंटिटीज़ पे भी इनका फोकस रहेगा। अभी के लिए अगर आप देखेंगे पाइपलाइन में क्या है इनके पास, तो यूएस में 3 अंडर रिव्यू है, 23 अंडर डेवलपमेंट है, और 8 ऑलरेडी ANDA फाइल किया हुआ है। यूरोप में 7, और इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग इतनी टॉप नॉच नहीं है और इन्होंने इतने अप्रूवल लिए नहीं है, तो इमर्जिंग मार्केट में ही इनके प्रोडक्ट सबसे पहले जाते हैं, और यही एक रीज़न है कि इनकी मार्जिन इतनी अच्छी नहीं होती, डेट पोजीशन ऑलरेडी बहुत ख़राब है इनकी। प्रेजेंस ऑलरेडी देखेंगे तो यूएस में ये 4 प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं, तो बहुत स्कोप है इनके लिए यूएस और यूरोप मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने का, क्योंकि इनके अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है, प्रोडक्ट टॉप नॉच है, पर कैपेक्स ज़्यादा लगेगा और कंपनी का डेट पोजीशन ख़राब है, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट यूएस एंड यूरोप में सेल नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहाँ अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, पर आपको मार्जिन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इमर्जिंग मार्केट में 25 प्रोडक्ट्स में प्रेजेंस है इनका। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों अभी तक यही समझ में आ रहा है हमें कि कंपनी के पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, पर ये प्रोडक्ट्स बस इंडिया और इमर्जिंग मार्केट में सेल कर रहे हैं। डेवलप नेशन में सेल करेंगे तो इनको मार्जिन बढ़ेगी, पर वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है और इनका डेट कंडीशन खराब रहा है, जो कि इंडिया रिसर्जेंट आने के बाद थोड़ा इंप्रूव हुआ था, पर ओवरऑल इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी क्योंकि अंडर यूटिलाइज था तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप भी की है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेल्स के लिए एपोटेक्स से पार्टनरशिप की है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, नैप, पैक्ली, टेक्सेल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके प्रोडक्ट्स मैंने जो देखे थे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। नैनो पार्टिकल बेस्ड प्रोडक्ट इन्होंने काफ़ी पहले से लॉन्च कर दिए, तो ये कंपनी इतनी अच्छी है कि इन्होंने बहुत पहले ही नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए थे कॉम्प्लेक्स डिजीजेस के लिए, जो कि इंडिया में जनरली हमें देखने नहीं मिलता। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, पर ये पैसे नहीं बना पा रहे हैं, एक प्रॉब्लम रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बायोन फार्मा के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है को डेवलपमेंट और मार्केटिंग और सेल्स के लिए यूएस में। इसके अलावा कंपनी ने एजासिटिडीन के लिए एटको एंड ब्रेक फार्मास्यूटिकल के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत इन्हें सारी टेक्नोलॉजी मिलेगी, ये मैन्युफैक्चर करेंगे और नट को सेल करेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कंपनी अपने यूटिलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की पार्टनरशिप कर रही है,
जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप खुद प्रोडक्ट अपने नहीं सेल कर पा रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करिए। चलिए अब वीकनेसेस की बात करते हैं। तो क्योंकि कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है तो इनको R&D बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए बहुत समय लग जाता है और इस दौरान कंपनी को बहुत ज़्यादा कैपेक्स करना पड़ता है और उसके बाद बहुत कम चांसेस हैं कि प्रोडक्ट आपका अप्रूव होगा सब कंट्रीज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। दूसरा नेगेटिव क्या रहा है कि ये कंपनी ने एक डेवलप्ड नेशन जैसे यूएस में काफ़ी लेट एंट्री की है, तो इनके मार्जिन इतने अच्छे नहीं रहे हैं जिसकी वजह से इनको R&D का जो आउटपुट है उतना मिला नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम लगा है कि इनका जो वैक्सीन बिजनेस है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, WHO जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर आते हैं तो वहाँ डिपेंडेंस है जो कि सही नहीं है और वहाँ पे आपको प्राइसिंग पावर भी नहीं होती। और नेक्स्ट प्रॉब्लम लगता है मुझे कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कुछ ही प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे अभी वैक्सीन सेगमेंट में अगर आप देखेंगे इजे-6 और पेंटावैलेंट वैक्सीन से इनका ही रेवेन्यू ज़्यादातर आ रहा है। अगर एक भी प्रोडक्ट बैन होता है, कोई इश्यूज होते हैं जो कि इस डोमेन में बहुत हद तक पॉसिबल होता है, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो कंपनी की सिचुएशन खराब हो सकती है पूरी तरह से। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा है, पर अंडर यूटिलाइज है जिसके लिए कंपनी काम कर रही है। ये मुझे वीकनेस और अपॉर्चुनिटी दोनों लगती है। कंपनी का अपॉर्चुनिटी जो इसे एड्रेस भी कर रही है कंपनी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या लग रहा है दोस्तों मुझे कि ये कंपनी क्योंकि इंडिया में ज़्यादा सेल करती है और यहाँ प्राइजेस कैप्ड होती हैं और आप इतना R&D करने के बाद बस इंडिया में सेल करके प्रॉफिट्स नहीं बना सकते, तो इनका इंडिया में सेल करने में ये बहुत बड़ा रिस्क है कि प्राइस कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर अब ये डेवलप नेशन में जाते हैं तो वहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कॉस्ट ज़्यादा है और कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है, तो ये वहाँ ज़्यादा सेल नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। उम्मीद है इस पे कंपनी आगे अच्छा कर पाएगी। फ्यूचर प्लान्स देखते हैं। कंपनी का आगे प्लान है कि इस इजी-6 को और कंट्रीज में लॉन्च किया जाए और प्राइवेट मार्केट में सेल किया जाए। दूसरे जो वैक्सीन है इनका इजी-5 TT वैक्सीन, उसमें इंस्टीट्यूशनल बिजनेस का मार्केट शेयर बढ़ाया जाए। इसके अलावा आप जो मैंने बताया आपको डेंगू और निमोनिया वैक्सीन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसका भी मार्केट में आना जरूरी है, उस पर काम करते रहेंगे। कंपनी CMO कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है न्यू वैक्सीन के लिए, जिसमें अगर आपने देखा स्पुतनिक वी का वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल गया। बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और डेटा आपके पास इतना ज़्यादा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कीजिए। लो मार्जिन है पर एटलीस्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा, एटलीस्ट कुछ तो डेट सिचुएशन आपकी इंप्रूव होगी। इसके अलावा कंपनी क्योंकि फार्मास्यूटिकल में ज़्यादातर रेवेन्यू इनका इंडिया से आता है डोमेस्टिक मार्केट में, तो वहाँ उम्मीद है कि कंपनी R&D पे, क्योंकि इनका इतना अच्छा फोकस होता है कि नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करे और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्योंकि इनके ऑलरेडी अच्छे हैं। अगर आप इनके देखेंगे इंडिया में जो प्रोडक्ट लॉन्च है वो टॉप 2 या टॉप 3 में ही है या टॉप 1 है, तो इंडिया में इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है, पर इंडिया इतना बड़ा मार्केट ही नहीं है इसलिए इनको इतना ज़्यादा फायदा होता नहीं है। दूसरा, आगे उम्मीद है कि कंपनी अब एक्सपोर्ट पे और इमर्जिंग मार्केट में फोकस करेगी। इसके अलावा जेनरिक जो ये USA में है वहाँ स्केल लाएं, यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होगा दोस्तों। जब ये अपना प्रोडक्ट US में सेल कर पाएंगे तब कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत होगी, मार्जिन बढ़ेंगे और ये बाकी कंट्रीज में भी सेल कर पाएंगे। पर यहाँ इनका स्पीड ब्रेकर वापस से लग गया क्योंकि इनके प्लांट को US FDA से वार्निंग आ चुका है। इसके अलावा कंपनी लॉन्च करने वाली है साइक्लोस्पोरिन USA में, और कंपनी की कोशिश रहेगी कि USA में ANDA फाइल करते रहें, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आप जो ट्रैक करते हैं फार्मास्यूटिकल, आपको ट्रैक करना चाहिए कि वो ANDA कितना फाइल कर रही है, क्योंकि उससे आपको मालूम पड़ेगा कितने प्रोडक्ट्स इनको अप्रूवल मिल रहे हैं और वो पाइपलाइन में है जो ये आगे भी लॉन्च करेंगी, क्योंकि आज तो रेवेन्यू आ रहा है, कल की रेवेन्यू की भी हमें उम्मीद है। पॉजिटिव्स अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अब इंडिया RF बोर्ड मेंबर बन गया है इनका। इससे क्या होगा कि दोस्तों, क्योंकि अभी ये फैमिली ही चला रही थी, मुझे लगता है अभी ये आने के बाद ये काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होंगे। इसमें कुछ फैमिली मेंबर्स बोर्ड से एग्जिट हुए, वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि पूरी फैमिली ही बोर्ड मेंबर भरी हुई थी और इतने सालों से सेम लोग कंपनी को बचा नहीं पा रहे, तो मुझे लगता है नए की एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने सब कुछ RF से, इंडिया RF के इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है कि इन्होंने नॉन को रियल एस्टेट बिजनेस को डिमर्ज करा के अलग कर दिया। बहुत अच्छी चीज़, ताकि कंपनी कोर बिजनेस पे फोकस कर सके। इसके अलावा क्योंकि फार्मास्यूटिकल को एक पूरी यूनिट बना दिया और उसको सब कुछ मर्ज करके दे दिया ताकि अब वहाँ सिनर्जीज का फायदा उठा जा सके, क्योंकि फार्मास्यूटिकल का आपका सब कुछ लाइफ साइकिल सिमिलर होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग से लेके सब कुछ अलग अलग सब्सिडरीज कर रही हैं, तो वहाँ कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो सकता है। ये कुछ पॉजिटिव्स हैं दोस्तों जो मुझे लग रहे हैं, और ये ज़्यादातर रिलेटेड इंडिया RF है। हालांकि कंपनी ज़्यादातर तब बड़ी है क्योंकि स्पुतनिक वैक्सीन को इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पर मुझे लगता है सबसे बड़ा ट्रिगर अगर इस कंपनी के लिए कुछ है तो वो इंडिया RF का इनके बोर्ड पे आना है। हालांकि कंपनी इंडिया RF के आने के बाद भी कंपनी की फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए नहीं है, NCD इशू किया था इनको, तो इसके लिए कंपनी अभी वापस से उम्मीद है कि वापस से पैसे रेस करेगी। अगर वो रेस कर पाएंगे तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए अब देखते हैं कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है और इसे हमें बाय करना है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे मार्केट कैप 2200 करोड़ का है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2008 में तो फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरे ही थे, 2011 के बाद जब से ये गिरे हैं ये कंपनी रिकवर नहीं कर पाई है। 2018 में वापस रिकवरी हुई, वापस गिर गए, और इस साल काफ़ी
काफ़ी तेज़ी दिखी है स्टॉक में और रीज़न सिंपल रहा है कि इन्हें स्पुतनिक का वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिला है और ये स्टॉक काफ़ी भाग गया है। हालांकि मैं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये वैक्सीन स्पुतनिक वैक्सीन की वजह से कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप काफ़ी लेट हो चुके हैं, कम स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, अब इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि ये स्पुतनिक से कितना एक्चुअली ट्रांसलेट होगा, क्योंकि अब लोगों ने बहुत ज़्यादा थियरी दी है, पर मुझे लगता है कि कोई भी हाइपोथेसिस देना कि जब तक मैनेजमेंट वेरीफाई ना करे कोई उसका वैल्यू नहीं होता, क्योंकि बहुत डाइवर्जेंस देखने मिलता है हमें। तो सच में इससे कितना प्रॉफिट होगा, बॉटम लाइन रिवेन्यू से ज़्यादा बॉटम लाइन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म अगर अपॉर्चुनिटी है तो प्रॉफिट कितना आएगा उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है उसके लिए आप इसमें मत पार्टिसिपेट कीजिए, पर ओवरऑल जैसे हमने देखा इंडिया रिसर्जेंट फंड की एंट्री काफ़ी अच्छी रही है, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर जरूर है इस कंपनी के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे दोस्तों तो थोड़े इंप्रूवमेंट जरूर दिखे हैं। कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है, पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है कि अपने डेट तक पे कर पाए, तो इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी हाई है, जो कि आप लोगों को उम्मीद है कि स्पुतनिक का मैन्युफैक्चरिंग के बाद शायद अब ये उस प्रॉफिट से डेट अपना कंट्रोल कर ले, पर अब हमें उसे ट्रैक करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी लॉसेस में ही है। प्रॉफिट लॉस फिगर देखेंगे 2011 तक कंपनी प्रॉफिट अच्छी बना रही थी, पर उसके बाद से कंपनी लॉसेस में गई और रिकवर नहीं कर पाई है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू में थोड़ी ग्रोथ देखने मिली है, मोस्टली वैक्सीन EZ6 वैक्सीन लॉन्च करने के बाद। पर ओवरऑल अभी भी देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल अच्छे नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल पूरी तरह से बुरे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी क्योंकि लॉस मेकिंग है, इसके बाकी पैरामीटर्स देख के फ़ायदा नहीं है, ROC ROE, पर प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे काफ़ी अच्छी है। पर आपको ये जान के बहुत बुरा लगेगा कि ये सारी होल्डिंग प्लेज्ड है, तो आई थिंक 90% के ऊपर इनकी होल्डिंग्स प्लेज है। एक और बुरी खबर, FII होल्डिंग है नहीं इतनी, DII होल्डिंग 1% है, काफ़ी कम है। और पब्लिक होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो सीरम इंस्टीट्यूट और आदर पूनावाला की ही होल्डिंग थी, जो कि अगर आप देखेंगे रिसेंट क्वार्टर में आदर पूनावाला ने होल्डिंग सेल की और सीरम ने बाय कर लिया, ये आपस में सेल और बाय कर रहे हैं दोस्तों। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्किन इन द गेम एक होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है प्रमोटर का, पर मुझे लगता है कि प्रमोटर ने, क्योंकि कंपनी के लिए टाइम बुरा था, पर प्रमोटर भी काफ़ी कुछ इसमें अच्छा कर नहीं पाए हैं अभी तक। पर इंडिया रिसर्जेंट फंड की एंट्री के बाद ज़रूर उम्मीद है कि ये कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है। पर मुझे अभी लगता है दोस्तों ना, अभी आप इसे बाय मत करिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे 500-600 करोड़ की रेवेन्यू पे ये कंपनी 2200 करोड़ के मार्केट कैप पे है और लॉस मेकिंग कंपनी है। और जो वैक्सीन की बातें इतनी ज़्यादा हो रही है उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना इसमें अब सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रनअप हो चुका है मोमेंटम के बेसिस पे। तो मुझे लगता है दोस्तों इसका क्वार्टरली अब ट्रैक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वैक्सीन से एक्चुअली कितना इम्पैक्ट आता है, क्या सच में इसमें टर्न अराउंड होगा या नहीं। हम अब आंसर तभी कर पाएंगे जब ये वैक्सीन से एक्चुअली प्रॉफिट आएगा और हमें देखने मिलेगा बैलेंस शीट कितना इंप्रूव होगा। तो दोस्तों ये एनालिसिस पे मैं यही बोलूँगा, अगर आप इसमें ऑलरेडी बाय किया हुआ आप तो इसे होल्ड कर सकते हैं, पर आप फ्रेश एंट्री मत लीजिए, रिस्क मुझे लगता है अभी भी बहुत हाई है और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है नहीं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे कितनी बार टर्न अराउंड की बातें हुई है, कंपनी रिकवर नहीं कर पाई है। हालांकि कंपनी अच्छी है, पर फाइनेंशियल बहुत ही बुरे हैं और फाइनेंशियल को टर्न अराउंड करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं है कि आप टर्न अराउंड इतनी आसानी से कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि अभी के लिए इस कंपनी को ज़रूर ट्रैक किया जा सकता है और मैं खुद इसे ट्रैक करूँगा और मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट देता रहूँगा कि क्वार्टर्स के बाद और वैक्सीन के बाद इस पर क्या फ़र्क पड़ा है और क्या आप कंपनी सच में टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या नहीं। तो मेरा एनालिसिस दोस्तों यहीं ख़त्म होता है इस कंपनी के लिए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, ये कंपनी कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी कंपनी चाहते हैं हम एनालिसिस करके कवर करें। इसके अलावा क्योंकि मैं कम्युनिटी में आपको काफ़ी कुछ बताते रहता हूँ, अपडेट्स देते रहता हूँ, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप काफ़ी अलग अलग सोशल मीडिया में भी हम जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कम्युनिटी मेंबर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। ओवरऑल मैं यही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारा कोई भी रिकमेंडेशन या कुछ आप फॉलो मत कीजिए, पर आप एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने लिए कॉल ले सकते हैं और अपने जो भी एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की ज़रूर होता है और ये कंपनी में तो मैं ऑलरेडी आपको एडवाइस करूँगा रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये एनालिसिस के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।